ओम प्रकाश साहिर होशियारपुरी यहाँ के बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे। 90s तक उनका बोलबाला था, उसके बाद भी काफ़ी मकबूल थे। बाद में अभी भी उनकी गज़लें जो हैं गाई जाती हैं। तो उनकी एक नज़्म है बड़ी छोटी सी, उसके कुछ हिस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं, जिसके हर कौलो अमल में अमन का पैगाम था, जिसका हर इक़दाम गोया आफियत अंजाम था। आजती थी जिसकी फितरत, जिसका मजहब प्यार था। आजती थी जिसकी फितरत, जिसका मजहब प्यार था। खिदमते इंसानियत का जो अलम बरदार था। अज़्म ने जिसके हर मुश्किल को आसान कर दिया। जज्बे एहसास खुददारी बशर में भर दिया। ये फुसूकारी हुई किसके सबब, वो कौन था? ये जुनूकारी हुई किसके सबब, वो कौन था? नाम था गांधी मगर उसके हजारों नाम है। एक मैखाना है जिसमें हर तरह के जाम है। तो हाज़रीन, ये खूनखाने गांधी है। मैं दानिश इकबाल गांधी, तुषार गांधी, सोहेल हाशमी गांधी, अली अहमद फातमी गांधी, और यहाँ पे जितने सारे लोग हाज़रीन हैं, ये सब भी अपने नाम में गांधी लगा सकते हैं। गांधी जी चले गए, हम लोग मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मौजूद हैं और हमें उनके काम को आगे बढ़ाना है। आज का मौजू है कि उर्दू का जो निगार खाना है, उसमें हमें गांधी जी किस शिद्दत के साथ, किस खूबसूरती के साथ, किस रवानी के साथ हमको नजर आते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत ही अहम पैनल हमारे साथ है, और हमारे साथ प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हैं, जो बेहतरीन नक़ाद हैं, मुसन्निफ़ हैं। रिपोर्टाज एक फॉर्मेट है सफ़रनामे के आसपास का, ये इनका ख़ास एरिया है, और फैज़ से लेके और फिराक से लेके, जोश से लेके और तरक्की पसंद तरीक़ के सारे लोगों को बहुत करीब से इन्हें देखा है। और ख़ास तौर से गांधी जी और गांधी जी का जो इम्पैक्ट है, अगर हम याद करें कि ये 2019 है, तो 1919 में एक बहुत बड़ा सानिया हमारे मुल्क में हुआ जो जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, और जलियांवाला बाग ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। उसके बाद खिलाफत तहरीक, और यही वो दौर है जब महात्मा गांधी का उर्दू के जो मुसन्निफ़ीन हैं, शायर हैं, और जो उर्दू पढ़ते हैं, उनके साथ एक ख़ास तरह का रब्त हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप हाज़रीन के साथ इस बात को शेयर करें कि उस दौर के पहले जो गांधी जी का एक परसेप्शन था उर्दू हलकों में, उस दौर के बाद उसमें क्या तब्दीलियाँ आई, आप उनको किस तरह से देखते हैं? दानिश साहब, उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत गुलदस्ता है, एक कंपोजिट कल्चर का बरमला फनकाराना और मुफक्कराना इजहार है। इसी ज़मीन की, इसी मुल्क की जो ज़बान है, और इसने जहाँ रहीम पर नज़में कही हैं, उसने राम पर भी नज़में कही हैं। उसने अगर ईद और बकरीद पर नज़में कही हैं, तो होली और दिवाली पर भी नज़में कही हैं, देवी और देवताओं पर नज़में कही हैं, हमद है और नात है, तो देवी और देवताओं पर भी एक से एक नज़में हैं। ये जो मुल्क के हीरोज हैं, इन पर भी खूब खूब नज़में हैं। चनांचे ये मुमकिन ही नहीं था कि उर्दू अदब, जिसका तहरीक आज़ादी में एक तारीखी रोल रहा हो, उसने गांधी की तरफ तवज्जो न की। ये मुमकिन ही नहीं। आप 1919 की बात कर रहे हैं, मैं आपको चकबस का वो शेर सुनाता हूँ, ब्रज नवायन चकबस का, कि जब 1914 का ये शेर है, जब अभी गांधी हिंदुस्तान आए भी नहीं थे, और अफ्रीका में जो हादसा हुआ उसको लेकर पहले दो शेर सुनिए कि निसार है दिले शायर
तेरे करीने पर, चकबस्त खुद कह रहा है, निशार है दिले शायर तेरे करीने पर, किया है नाम तेरा नक्श इस नगीने पर। वाह वाह। और गांधी लिख के बाकायदा बखिदमत फिदाए कौम मिस्टर करमचंद गांधी लिखता है कि वतन से दूर हैं, गांधी अफ्रीका में है, चकबस्त हिंदुस्तान में है, लखनऊ में। हाँ, इस फासले को ध्यान में रख के शेर सुनिए कि वतन से दूर हैं हम पर निगाह कर लेना, इधर भी आग लगी है जरा खबर कर। वाह वाह। उस वक्त जो अभी तहरीक आजादी अंगड़ाई ले रही थी। और एक लंबी नज्म फरियाद कौम के लिए चकबस्त कहते हैं, अकबर इलाहाबादी जो हासुबैन के यानी तंज मिजाह के शायर हैं और 1916-17 में आते हैं गांधी हिंदुस्तान और अकबर की डेथ 1921 में हो जाती है। 4-5 साल का वक्फा है और उसमें वो जज हैं, सरकारी जज, बहुत ज्यादा गांधी से इंटरेक्शन भी उनका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या शायर कह रहा है कि मदखूल है गवर्नमेंट, अकबर अगर न होता उसको भी आप पाते गांधी की गोपियों में। नहीं, अगर हम सरकारी अफसर ना होते तो सब छोड़ छाड़ के गांधी, अब चूंकि हाथ बैंक के शायर थे इसलिए गांधी की गोपियों में कहा, यहां मुराद। और फिर मरने से पहले अकबर ने एक लॉन्ग पोएम, लंबी नज्म कही जिसका नाम ही रखा गांधीनामा। अब उसका शेर सुनिए जो बिल्कुल उसकी पेशानी पर लिखा हुआ है कि इनकलाब आया, नई दुनिया, नया हंगामा है, शाहनामा हो चुका अब दौरे गांधीनामा। क्या बात, क्या बात। शाहनामा हो चुका अब दौरे गांधीनामा है। अकबर सूफी रंग के शायर थे और गांधी भी महात्मा वो चले थे। महात्मा की पदवी उस वक्त तक शायद न मिली हो, लेकिन बहरहाल उनके बचपन से लेकर अफ्रीका की पूरी जिंदगी को रखिए। असल में हम हिंदुस्तानी लोग गांधी जी को के असल को उस वक्त जानते हैं जब वो हिंदुस्तान आए, और आए 45-46 साल की उम्र में, जब वो मुकम्मल गांधी बन चुके। हमने उस 45-46 साल से लेकर बाकी की जिंदगी जो तहरीक आजादी की है वो देखी। वो नौजवानी से लेकर जब वो गुजरात में थे तब से लेकर और उसके बाद जी अफ्रीका और इंग्लैंड की जिंदगी गुजरा। लेकिन अगर आप उनकी किताब जो तलाश हक है, सर्च ऑफ ट्रूथ, उसको पढ़ें तो एक एक चीज का, अल्लामा इकबाल जो इस्लामिक थॉट के शायर थे वो बहुत कुछ उनके डिफरेंसेस थे गालिब के साथ, क्योंकि ढके छुपे अल्लामा मुस्लिम लीग के हिमायती थे और गांधी चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएं और लीग की तरफ न जाएं, इसलिए कि लीग के खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही थी और जिसके पसे पुष्ट वो कहीं सर सैयद तहरीक भी काम कर रही थी। ये एक अलग बहस है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। फिर भी इकबाल गांधी की सूफीज्म के, उसके अध्यात्म के बड़े कायल थे, उनकी सच्चाई के, उनकी सादगी के, उनकी फकीरी के बड़े कायल थे। तभी एक शेर कहा जब वो फाके पे बैठते थे, सत्याग्रह पे बैठते थे कि ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म। वाह। ये बरहमन इशारा है मदन मोहन मालवीय की तरफ जी। और खुद ऋषि जो हैं वो गांधी हैं कि ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म, आसान न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। वो लाठी जो गांधी के पास थी और हजरत मूसा के पास भी लाठी थी। ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। एक निस्बत देखिए, देखा जाए तो मजहबी इतबार से अगर आप देखें। और मैं आपसे यहाँ कहता चलूं, मैं बहुत गांधीयन एक्सपर्ट नहीं उस तरह का, लेकिन गांधी की लाठी हो, गांधी की लंगोटी हो, गांधी का चरखा हो, गांधी का खद्दर हो, ये सिर्फ अशिया के नाम नहीं है, ये एक नजरिया है, एक फलसफा है और ये मेटाफर्स हैं। और इसीलिए जब गांधी पहली मर्तबा हिंदुस्तान में, पहली मर्तबा अफ्रीका से लौट कर आए तो अपने सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले और अपने इरादे और मंसूबे जाहिर किए तो उन्होंने ये कहा कि जाओ पहले हिंदुस्तान को देखो, समझो, भ्रमण करो,
और साल 1.5 साल तक गांधी नॉर्थ से साउथ तक वो भ्रमण करते रहे और धीरे धीरे उनके तन से कोट उतरता गया, पैंट उतरती गई, शर्ट उतरती गई, कुर्ता धोती उतरता गया और फिर एक वक्त आया कि कुर्ता भी उतर गया। तो एक जाड़े की एक सभा में ऐसी चादर ओढ़े बैठे थे और सर्दी लग रही थी उनको। तो एक बच्चा आया, बापू तुम्हें क्या सर्दी नहीं लग रही है? उनका हाँ बेटा लग तो रही है। कहने तो फिर तुम मेरे पास, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कहना हाँ बेटे पैसे भी नहीं। भागा गया घर, अपना एक गुल्लक जो होता था पैसा जमा करने वाला। क्या बात, बापू इसमें इतने तो पैसे हैं कि तुम अपने लिए कुर्ता बनवा लो। वाह। तो उन्होंने मुंह चुमा बच्चे कहा कि बेटा इतने पैसों से मेरा तो कुर्ता बन जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के लाखों करोड़ जो भूखे नंगे हैं उनके कुर्ते कौन सिलवाएगा? उनके पेट का। क्या बात। यहाँ से अभी महात्मा बनता है। मैं यहाँ से महात्मा आपकी बनता है। इजाजत से सोहेल हाशमी साहब को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जो गांधी जी के उरूज का दौर है, देखा जाए तो वो जो उर्दू अदब की भी सरबुलंदी का दौर है, क्योंकि उससे पहले के अगर हम शायरों को देखें तो वो उनका अदब से ताल्लुक था, अवाम से उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। उसके फौरन बाद गांधी जी की जो तहरीक है, बल्कि कहना चाहिए कि जो खिलाफत तहरीक है, उसके बाद जो उर्दू अदब के अहम लोग थे, शायर थे, अदीब थे, उनका भी एक रब्त बढ़ा और तरक्की पसंद तहरीक का एक पूरा सिलसिला, एक पूरा दौर सामने आता है, जिसे मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने भी इंस्पायर किया। तो उस दौर पे जब आप नज़र डालते हैं और गांधी जी का भी इम्पैक्ट देखते हैं और दीगर चीज़ों का भी इम्पैक्ट देखते हैं उस दौर पे, तो वो कौन कौन से रोशन लम्हे हैं, कौन से चमकदार लम्हे हैं जो आपको याद आते हैं? देखिए, मैं अभी ये साल 2019 ये जलियांवाला बाग का एक साल करके 100 साल और ऐसे वक्त में जब हमने गांधी जी को सिर्फ कूड़े के ढेर पे बनी हुई ऐनक बना के छोड़ दिया है, उसमें हम वो, मैं चाहूंगा कि इस पे एक हमें तारीख की जरूरत है। एक नया पर्सपेक्टिव इन्होंने हमको दिया है जिसमें एक मेटाफर है। ये बहुत हो, क्या बात है। तो वो प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि गांधी जी को हमने सिर्फ सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया। तो इन हालात में ये याद करने की जरूरत है कि जलियांवाला बाग, जिसको हम इस पूरे साल में हमारी सरकार की तरफ से कुछ खास उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और उसकी शायद एक वजह यह है कि वो एक इतना बड़ा ओकेजन था जिसने फ्रीडम स्ट्रगल की, आज़ादी, तहरीक आज़ादी की सिमत बदल दी। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, गांधी जी 1915 में, और जैसा अभी फातमी साहब ने बताया उसके पहले 1.5-2 साल तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में घूम रहे थे। लेकिन ये 2-2.5 साल जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं, उसका असर हमको जलियांवाला बाग के हादसे के बाद जो शायरी हुई उसमें हमको नजर आता है। और जैसा अभी फरमाया गया कि ये वो वक्त है जो उर्दू शायरी के उरूज का, अवामी शायरी के उरूज का है, और ये एक कलेक्शन है जो अभी सहमत ने छापा है, जलियांवाला बाग के 100 साल, और इसमें वो सिलेक्शन उस शायरी का है जो उस दौर में लिखी गई। मैं उसमें से कुछ आपको शेर पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे अंदाज़ा होगा कि न सिर्फ ये कि गांधी जी कितने का इम्पैक्ट कितना डीप हो चुका है 2.5-3 साल के वक्त में, और उसमें एक और चीज़ हो रही है कि लोग जो लिख रहे हैं जलियांवाला बाग से मुतासिर होके, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते। बहुत से शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायद उसके बाद कभी कुछ लिखा नहीं। उसी में से एक शायर जिनका नाम हम नहीं जानते, अज्ञात, अननोन। मुसलमानों का मक्का खोया, सिखों का दरबार जालिम नहीं रखनी। गांधी जी को जेल भिजाया, जवाहरलाल को कैद कराया, ऐसी है मक्कार जालिम नहीं रखनी। पेशावर में गोली चलाकर भूने कई हजार, जालिम नहीं रखनी। नहीं रखनी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार, ये जालिम नहीं रखनी। तो इस तरह की शायरी जलियांवाला बाग के फौरन बाद, ये खालिस अवामी शायरी है, इसे लोक शायरी भी हम कह सकते हैं। जी जी जी। तो इसमें ही, सॉरी मैं इसको उठा लेता हूं जी। मोहम्मद रोशन खां बिलग्रामी
जो अदीब तखल्लुस रखते हैं, उनकी गज़ल का मैं मक्ता आपको सुना रहा हूँ। मुरव्वत तो ज़रा होने दो तुम गांधी के चरखे को, उसी चरखे से हम दुश्मन को चरखा करके छोड़ेंगे। तो अब जब वो एक टॉर्चर का तरीका था जिसको चरखा करना कहते थे, तो अब गांधी जी के चरखे से इंस्पिरेशन लेके वो कह रहे हैं कि हम जो हमारे जिन्होंने हमको गुलाम बनाया हुआ है उनको हम चरखा बना देंगे। एक शायर है मुस्तरिब, उनकी एक नज़्म है कौम से अपील, उसमें एक शेर है, दुश्मन को असहयोग से हम ज़ेर करेंगे, इन हाथों में बंदूक और तलवार ना होगी। वाह वाह। तो ये जो आइडियाज़ हैं जी, एक तो वो जो था नॉन कोऑपरेशन, और दूसरा सत्याग्रह, और तीसरा पीसफुल एजिटेशन। ये सारे जो ख्यालात हैं जो गांधी जी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और जो आज़ादी की तहरीकों में दुनिया भर में पहली बार किया जा रहा था, उसका अवाम के ऊपर क्या असर होता है, उसका एक ये इंडिकेशन है। या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे स्वराज, होती है इस बार हुज्जत खत्म अब हर बार की। ये इस शायर का नाम सरजू है, सरजू। फिर एक नज्म है पंजाब इंतखाब, जिसमें बेसिक बात ही कही जा रही है कि पंजाब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नायाब जगह है। ये पूरी गज़ल हाजी अहमद एक साहब है उनकी लिखी हुई है, और यूपी वालों की तरफ से है मुबारकबादी, और डायर से जो पूछो तो कहे वाह पंजाब। तो इसमें बार बार वो जलियांवाला बाग के हवाले से बातें कही गई। फिर एक नज्म है वाहिद, इनका भी नाम हम पूरा नहीं जानते, बस वाहिद के नाम से उनसे वाकिफ हैं। गांधी के दबदबे को हिंदुस्तान में सुनकर सब होश खो चुके हैं यूरोप की शान वाले। कायम रहे खिलाफत स्वराज हो मुयस्सर, इस धुन में मिट रहे हैं सब आन बान वाले। तो ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं। एक लंबी नौटंकी लिखी गई जलियांवाला बाग के ऊपर, अगर उसको परफॉर्म, और मुझे लगता नहीं कभी वो परफॉर्म हुई, अगर परफॉर्म की जाए तो लाजवाब है। उसमें डायलॉग्स हैं, और रंगा है कोई जो गांधी जी को वो जेल में ले जाया गया है और वहाँ रखे गए हैं, तो वो उससे गांधी जी का डायलॉग है। और मैं गाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो धुनें आमतौर पे नौटंकियों में इस्तेमाल होती थी, उसमें बहरे तवील होती थी, उसके अंदर बहुत कुछ ये जो था रोहिलखंड का उस इलाके की जो वो थी, या छत्तीसगढ़ के में जो टर्म्स जो फॉर्म्स इस्तेमाल होती थी, उन सबको मिला जुला के ही लिखी गई है। तो ये कहते हैं, गांधी जी के हुक्म से हुआ देश तैयार, सत्याग्रह धारण किया लिया शांति हथियार, रोलट के मानन से इनकारी, और बुरे कानून तोड़ने की भी है तैयारी, हिंदू मुस्लिम एक हुए खद्दर को तन पे धारी। वाह वाह। दिल न दुखावे कभी किसी का की प्रतिज्ञा भारी। वाह। तो ये इस तरीके से जो बेसिक तो देखिए, ये वो साफ जाहिर है कि गांधी जी ने अवाम को लिखने के लिए राग़िब किया, इतना मुतासिर किया कि एक आम इंसान भी शेर कहने लगा। आपने देखा इसमें से बहुत से अशार ऐसे हैं जो लग रहा है कि किसी बहुत पुख्ता शायर ने नहीं लिखे। जी बिल्कुल। लेकिन एक्सप्रेशन की सतह पे जो जज्बात हैं वो सामने आने लगे, और अवाम और अदब और जो आम बोली है और आम इंसान है उसका सियासत में दखल हुआ, उसका अदब में दखल हुआ। हमारे साथ तुषार साहब हैं जो कि गांधी जी के विरासत के अमीन भी हैं और अलमबरदार भी हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि जिस ज़माने में गांधी जी को हमसे जुदा कर लिया गया, छीन लिया गया, उस ज़माने में वो बहुत एक्टिवली उर्दू सीख रहे थे और कोशिश करते थे कि लोगों को ख़त भी उर्दू में लिखें, और सिर्फ उर्दू नहीं, वो गुजराती भी लोगों से कहते थे कि हमको गुजराती में लिखो। वो दौर है जब गांधी जी सबसे कह रहे थे कि आपकी जो मादरी ज़बान है उसको बचा के रखना है, उसको संजो के रखना है।
तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जो आपने अपने ख़ानदान में जो बातें सुनी हों उस दौर की, और गांधी जी का ज़बान को लेके, भाषा को लेके एक ख़ास उनकी सोच थी जो कि आगे नहीं चल पाई बदकिस्मती से, तो वो हमारे हाजरीन के साथ आप कुछ बांटें। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि जब मुझे ये बुलाया गया कि आप आके यहाँ बोलिए तो थोड़ी उलझन हो गई थी कि उर्दू की महफिल में मैं बोलूँगा क्या। उतनी साफ ज़ुबान तो है नहीं मेरी, पर अब तक आपने खालिस उर्दू बोली है, जो कहा है आपने, ये सब खालिस उर्दू है। बहुत साफ बोलिए। तो बापू ने हमेशा, और पर्टिकुलरली जब तकसीम हुआ मुल्क, तो जो उन्होंने सोचा था हमारे मुल्क के बारे में और यूनिटी के बारे में, वो कोई नई बात नहीं थी। क्योंकि आप अगर उनकी तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खिलाफत के वक्त से उन्होंने इसको बहुत अहमियत दी थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रहे और ज़्यादा बढ़े भी। और उसके लिए बापू की एक जो अभी किसी ने उनको थोड़े महीनों पहले उनको चतुर बनिया कहा था। उस तो वो जमाने जो में भी चतुराई कहते थे। जो चतुराई थी उनकी, वो जानते थे कि लोगों को आसानी से क्या समझाया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने हमेशा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी को अहमियत दिया था। और मैं अभी पढ़ रहा था तो देखा कि न सिर्फ हिंदुस्तानी को उन्होंने अहमियत दी, लेकिन उन्होंने ये भी ज़ोर दिया कि हिंदुस्तानी को ऑफिशियल अगर कर दिया जाता है तो उसकी 2 लिपियाँ भी उसके साथ रिकग्नाइज होनी चाहिए, जो उर्दू या पर्शियन लिपि थी और जो देवनागरी थी। तो ये वो समझते थे एक कि ज़बान और 2 लिपियाँ। 2 लिपियाँ, जी, वो सिर्फ यही एक हिंदुस्तानी जो भाषा थी उसके लिए वो कहते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बापू ने अहमियत इसके ऊपर दी थी कि जो ज़ुबान है, जो लोग बोलते हैं, बोली भाषा जिसको बोलते हैं, वो अहमियत रखनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो वो बोलते थे उसमें भी उन्होंने हमेशा ये देखा कि आसान और सरल भाषा, जो ये मुशायरों की और दरबारों की जो भाषा हुआ करती थी, जहाँ अपनी चतुराई और अपनी जो विद्वत्ता है उसको दिखाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, जो लोग समझ सके वो भाषा इख्तियार करना चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बापू ने लिखा है कि मैंने उर्दू स्क्रिप्ट 1 हफ्ते में सीख ली। वो कोई ज़्यादा क्या बात है। मैं यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों को से कहना चाहूँगा जो हमेशा उसमें रहते हैं, पजलमेंट में रहते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। गांधी जी ने उस उम्र में, उस दौर में 1 हफ्ते में स्क्रिप्ट सीख ली थी। 1 हफ्ते में सिर्फ 1 हफ्ते में स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी थी। आज ही मैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहा था, किसी के साथ उन्होंने खत का जवाब दिया है। किसी ने शिकायत की कि उर्दू तो कितनी बहुत मुश्किल ज़ुबान है, लिखना स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल है, लिखाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि मैं भी तुम्हें 1 हफ्ते में वो भाषा सिखा दूंगा, लिखाई सिखा दूंगा। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है ये। पर बापू की सबसे बड़ी जो उनकी फितरत जो थी वो ये थी कि वो हर चीज़ को एक मकसद के साथ जोड़ देते थे। और जब तकसीम हुआ मुल्क और बहुत हिंसा हुई और लोगों के ऊपर काफ़ी हादसे हुए, तो बापू ने हिंदुस्तानी, जो कि उर्दू और संस्कृत का मिक्सचर था, उस ज़ुबान को द लैंग्वेज ऑफ हीलिंग कहा है कि अगर ये ज़ख्मों को मिटाना है, उनके ऊपर मरहम करनी है, तो उर्दू और संस्कृत की मिलीजुली जो हिंदुस्तानी है वो हमारी भाषा होनी चाहिए। और उन्होंने ये इसलिए कहा कि यहाँ से जो गया हुआ है, जिसे भगाया गया है यहाँ से, वो जब अपने मुल्क में जाएगा तो वहाँ अगर हिंदुस्तानी भाषा चली होगी तो उसे ये एहसास नहीं होगा कि वो कहीं कुछ छोड़ के उसे वहाँ से हटाया गया है। और जो
पाकिस्तान से हमारे पास आए हैं उनको भी ये नहीं एहसास होगा, क्योंकि जब जब उनके ऊपर ये होगा कि उनको नई भाषा सीखनी पड़ेगी तो उनको ये एहसास होगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ, और वो जो घाव है वो कभी भरेंगे नहीं। 46 में बिहार में दंगे हुए और बापू बिहार गए वहाँ शांति लाने के लिए, तो उन्होंने कई जगहों पे पब्लिक मीटिंग्स की, और जहाँ सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया था, वैसे गांवों में जाके उन्होंने अपनी मीटिंग्स की और शांति का संदेशा दिया। एक जगह पे उन्होंने ये टिका की थी कि वहाँ जो साइनेज लगाए गए थे, बैठने के लिए जो बनाए गए थे एनक्लोजर्स वगैरह, तो साइनेजेस सारे हिंदी और अंग्रेजी में थे, इंग्लिश भाषा में। तो उन्होंने पूछा ऑर्गेनाइजर से कि भाई आप क्या कोई अंग्रेज साहिब को यहाँ बुलाया है क्या आपने, कि अंग्रेजी में आपने ये सब लिखा है? मैं कहा कि यहाँ की जो भाषा है हिंदी और उर्दू, तो अगर आप उर्दू नहीं रखेंगे तो यहाँ के मुसलमानों को एतबार कैसे होगा कि ये मुल्क अभी भी उनका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात उन्होंने अंग्रेजी को, ये एक ही भाषा है जिसको उन्होंने गुलामी की भाषा कही, जी, और उन्होंने ये इसके ऊपर जोर दिया कि तभी राष्ट्रभाषा का भी बहुत जोर हो रहा था कि एक राष्ट्र की काफी एक जमाने से भाषा मूवमेंट चल रहा था होनी जी। चाहिए। हम्म, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मातृभाषा बहुत सबसे पहली अहमियत मातृभाषा की होनी चाहिए, दूसरी अहमियत राष्ट्रभाषा की होनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जी जी, ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों को वो अपनी लगे और दोनों उसको अपनाएं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिविज्म में भी जो कल्चरल लैंग्वेजेस थी उनको बहुत जी जी महत्व जी, दिया। मैं फातमी साहब को, हाशमी साहब को और तुषार गांधी साहब को भी याद दिलाना चाहूँगा कि उर्दू के निगार खाने में गांधी जी की जो आवाज़ और उनकी तस्वीर जो हमको नज़र आती है, उसे शायद हम यूं ही एकेडमिक अंदाज में अगर बात करें तो उन्हें हम 3 अदवार में यानी 3 दौर में हम तकसीम कर सकते हैं। एक तो इब्तिदाई दौर हो गया जो कि जलियांवाला बाग से लेके और खिलाफत तहरीक का दौर है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक वाला एक दौर है, और उसके बाद गांधी जी की चले जाने के बाद उर्दू का एक नया दौर शुरू होता है, जिसने जो गांधी जी की तालीम थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर मुजीब, आबिद हुसैन साहब, स्वालिह आबिद हुसैन, और जो कि जामिया का जो पूरा जामिया बरादरी है, और क़याम तालीम से लेके रिसाले, किताबें, बहुत आसान उर्दू उन्होंने इस्तेमाल की, और पूरी इस बात की कोशिश की कि जो गांधी जी का प्याम है वो नए हिंदुस्तान में नए हिंदुस्तानियों और शहरियों तक पहुंचाया जाए। तो इससे पहले कि आप इस पे कुछ कहें, मैं तुषार जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उसी दौर में उससे बिल्कुल कुछ पहले उन्होंने जमना लाल बजाज को एक ख़त लिखा था, और जमना लाल बजाज जो है उनको ट्रेजरर भी बनाया था उसका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। खुद अपने बेटे को जामिया पढ़ने के लिए भेजा। आप देखिए, आप इन तीनों चीज़ों को हाईलाइट करें। जमना लाल बजाज जामिया के ट्रेजरर, गांधी जी के साहबजादे जामिया के स्टूडेंट, और जो जामिया के नाम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, ये इस्लामिया लफ्ज़ गांधी जी ने जिद करके कहा नहीं, ये नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पे होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप हाज़रीन को वो ख़त याद दिलाएं जो उन्होंने जमना लाल बजाज को लिखा, और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। अगर उस ख़त पे अमल हो जाता तो आज हमारी तहजीब, हमारा अदब और हमारी ज़बान, उसका अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ होता, और शायद हिंदुस्तान का अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता। तो वही वो दौर था जब राष्ट्रभाषा के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था, और राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कैंपेन चल रहा था। तो बापू ने ये खत लिखा था कि अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कोई कैंपेन चलाएंगे तो मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मुखालफत है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से, क्योंकि वो एक पूरे सेक्शन को एक्सक्लूड कर देती है। हमारे राष्ट्र का जो एक कल्पना है, हमारी राष्ट्र की जो एक विचार है, उससे एक पूरे सेगमेंट को
सेपरेट आउट कर देगी, सिंगल आउट कर देगी, इसलिए मैं उसमें नहीं जा सकता। उसी पत्र के आगे जमनालाल जी की मौत के बाद सिंघानिया जी वो जी, राष्ट्रभाषा प्रचार जी, के प्रेसिडेंट हुए थे और हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने एक सम्मेलन रखा था। बापू ने उनको पत्र लिख के ये कहा था कि आप अगर सिर्फ हिंदी का प्रचार करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं तो मैं हिंदुस्तानी प्रचार सभा में जो चंदा जमनालाल जी ने जमा किया है उसमें से आपको पैसा लेने नहीं दूंगा, क्योंकि जो एक परिकल्पना थी इस फंड की जी, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट और उनकी धारणा थी कि अगर हिंदुस्तान की जो हम हमेशा ये मिली जुली तहजीब की बात करते हैं, जब गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, तो वो भाषा के रूप में अगर हम देखें तो वो गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तानी थी, जिसमें संस्कृताइज हिंदी भी थी और उर्दू भी उतनी ही जी, 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 शामिल जी, जी, जी। हुआ करती थी, और वो उसी की हिमायत करते थे कि वही हमारे राष्ट्र का एक चिन्ह होना चाहिए और जी, हमारे जी, राष्ट्र जी, की जी। आत्मा हाँ। होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के इसी हिदायत के बाद जो आसान उर्दू, हम जामिया की उर्दू जिसे कह सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन की उर्दू, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, जामिया जो प्रोडक्ट है वो अलीगढ़ मूवमेंट से टूट कर निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। जो नेशनलिस्ट थे, जो गांधीआइट्स थे, जो सर सैयद से डिफ़र करते थे, तो वो इसलिए उनकी ज़बान भी, उनका लिटरेचर भी, उनकी सारी चीज़ें भी बहुत आसान उर्दू में हैं। एक फ़नकार का नाम रहा जा रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी, दे ज़रूर, दूं। ज़रूर, ज़रूर। वो शायर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का उर्दू और हिंदी का सबसे बड़ा स्टोरी राइटर है, जिसका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद के 3 हिस्से हैं ज़िंदगी के। एक तो वही आर्य समाजी थे शुरू में, लेकिन 1919 के बाद, जलियांवाला के बाग के बाद, उन्होंने नौकरी छोड़ी और पूरे तौर पर गांधीवादी हो गए। एक जगह लिखा उन्होंने कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं। उनका नस्बुल ऐन भी यही है कि मजदूर किसान सुखी रहें। वो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, मैं उनको लिखकर उनकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। और आप देखें, बगौर जो रंग भूम और कर्म भूम, उनके जो 2 नावल हैं, वो टोटल गांधीयन फिलॉसफी पर टिके हुए हैं। और जिसमें सूरदास जो एक अंधा किरदार है, वो सत्याग्रह करता है अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए, वो सब के सब गांधी है। आप गौदान को भी गांधीयन फिलॉसफी से अलग करके नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन 1932 के बाद, अंगारे छप जाने के बाद, धीरे धीरे प्रेमचंद समाजवाद की तरफ, मार्क्सवाद की तरफ बढ़ रहे थे। और गौदान 1936-37 में लिखा गया। थोड़ा सा इम्पैक्ट समाजवाद का भी है। तो प्रेमचंद, गांधी और प्रेमचंद एक ही सिक्के के एक तरह से 2 रुख हैं, जिनको हम अलग करके नहीं दे सकते। और एक दौर उनका वो भी है जब वो जामिया में आए, जामिया में काम किया, और कफन जैसी कहानी जामिया में लिखी गई और जामिया के रिसाले में पहली मर्तबा 1935 में छपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। मैं आपसे बताऊं, दानिश साहब की जलियांवाला बाग से लेकर और 1947 तक अगर गांधी पर नज़में इकट्ठे की जाएं तो शायद इतना मोटा वॉल्यूम हो जाए। जी हाँ, कम से कम। और उनकी शहादत के बाद जो नज़में कही गई, वो तो उसको भी इकट्ठा किया जाए तो उसका भी एक मोटा वॉल्यूम हो जाएगा। जी। और उन नज़मों को जिनके तरह सोहेल हाशमी साहब ने, जो जिसे आप फोक सॉन्ग कहते हैं, फोक गीत कहते हैं, उन नज़मों को, यानी गांधी ऐसा महात्मा बना, ऐसा नेशनल और कौमी हीरो बना कि फिलोसफर, प्रोफेसर और राइटर से लेकर बच्चों तक के रग रग में गांधी बसे हुए थे। कहीं बापू की शक्ल में, कहीं राष्ट्रपिता की शक्ल में, कहीं महात्मा की शक्ल में। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा जादुई, ऐसा तिलिस्मी स्कॉलर, आखिर कोई तो बात है, मैं पूरी पब्लिक के सामने ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आखिर कोई तो बात है कि गांधी की एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान सड़क पर आ जाता था। ये सादत, ये शरफ तो नेहरू को भी नहीं हासिल था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं हासिल था। कोई तो बात थी, क्योंकि कौल में और फेल में
उनका फर्क नहीं था। उनके आचरण में और उनके अध्यात्म में कोई फर्क नहीं था। यानी मुख्तसरन हम ये कह वो सकते हैं खुद एक नमूना थे जी। गांधी। अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा है कि खलील जिब्रान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बदनसीब होता है वो मुल्क और माशरा जो ऐसी अजीम और शान शख्सियतें जहां इतिहास में गूंगी होती चली जाएं जी जी जी। और नई नस्ल पालने में खेलने लगे। बड़े सिंबॉलिक गुफ्तगू है, वाह पालने में खेलने। वाह वाह। आज नई नस्ल गांधी को सुनने में इतना दिलचस्पी नहीं रखती जितना जावेद अख्तर और राहत इंदौरी को सुनने में दिलचस्पी रखती है। हाँ, और इसका मजमा आप देख रहे हैं। लेकिन मैं मुझे उस पर इसमें एतराज नहीं है, मैं ना जावेद के खिलाफ हूं ना राहत के, वो हमारे बड़े पॉपुलर पोइट हैं। लेकिन गांधी आज भी किताबों में जिंदा हैं, अपने अध्यात्म में, अपने फलसफे में जिंदा हैं। लेकिन क्या गांधी आज की सियासत में भी जिंदा है? क्या गांधी आज के डे टू डे लाइफ में भी जिंदा है? हमने हर 2 अक्टूबर के हम उन पर अगरबत्ती जला देते हैं, माला पहना देते हैं और बहुत हुआ तो एक आध उनका भजन वजन गा देते हैं। लेकिन आज की समाजी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में, सकाफती जिंदगी में गांधी कितने बाकी रह गए हैं, ये सुहेल हाशमी से बेहतर हो कौन बता पाएगा। जी। मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें डिफेंड करूं थोड़ा सा, जावेद अख्तर साहब को, अगर आप इजाजत। नहीं, मैं मेरा मकसद किसी देखिए, की नहीं, रुझान बदलता हुआ। मैं उर्दू के सारे शायरों और अदीबों को आपकी इजाजत से डिफेंड करना चाहूंगा। वजह यह है कि गांधी जी हमारे मुफक्किर थे, हमारे रहनुमा थे, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हमें प्रेमचंद की तहरीरें भी दिखाती हैं, और उसी पैगाम को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से उसके ज़रिए आवाम तक पहुंचाया। और अगर आप उर्दू के शायरों और जो भी अदीब हैं उनको देखें तो जो एक अवामी सेंसिबिलिटी है उसमें बहुत कुछ गांधी जी का दिया हुआ है। उस दौर के सारे जो शोरा थे उनकी फ़िक्र में एक बहुत मैसिव तब्दीली आई थी, और वो तब्दीली जो है मैं समझता हूँ आज भी जब हम इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एक कमज़ोर इंसान की बात करते हैं, एक गरीब इंसान की बात करते हैं, एक आम हिंदुस्तानी की बात करते हैं, तो वो क्या गांधी जी से पहले भी होती थी? ये एक तहकीक का मौजू है। तो गांधी जी ने हमारी सोच को बदला, और मैं समझता हूँ कि अगर प्रेमचंद को हम एक सिंबल के तौर पे देखें, उर्दू अदब के सिंबल के तौर पे देखें कि गांधी जी से पहले प्रेमचंद क्या थे, गांधी जी के बाद प्रेमचंद क्या थे, और प्रेमचंद अपने आखिरी दौर में एक तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो लिखते। तो मैं चाहूँगा कि गांधी जी का जो इम्पैक्ट आपको बाद के दौर में नज़र आता है, तरक्की पसंद तहरीक से लेके और आज तक के दौर में, और ख़ासतौर से जो लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के जो शायर थे उनकी परवरिश कहाँ हुई थी, उनकी वो कहाँ बने थे, इसी मुल्क में बने थे, वहाँ जाने के बाद भी वो गांधीयन सेंसिबिलिटी दिखा रहे थे और आज तक दिखा रहे हैं। जी, मैं इस सिलसिले में एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत जी, माइक्रोफोन पास, बहुत मशहूर शायर हैं और शायर थे और तंज़निगार थे। इब्ने इंशा उनका नाम। उन्होंने 1971 में एक किताब लिखी जिसका नाम था उर्दू की आखिरी किताब। तो हम सब लोगों ने स्कूलों में पढ़ी हैं, हिंदी की पहली किताब, हिंदी की दूसरी किताब, हिंदी की फर्स्ट इंग्लिश प्राइमर, सेकंड इंग्लिश प्राइमर। इब्ने इंशा ने उर्दू की आखिरी किताब लिखी और ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स को भेज दी छापने के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने दानियाल प्रेस कराची ने उस किताब को छापा। वो किताब बिल्कुल एक जैसे टेक्स्ट बुक होती है उस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। उसमें एक चैप्टर ज्योग्राफी के ऊपर है और ज्योग्राफी में एक चैप्टर पाकिस्तान पे है और एक चैप्टर हिंदुस्तान पे है। हिंदुस्तान का जो चैप्टर है वो जहाँ से शुरू होता है उसका मैं पहला पैराग्राफ आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आप देखिए भारत के बाद क्या होता है। ये भारत है, गांधी जी यहीं पैदा हुए थे, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनको महात्मा कहते थे, चुनाचे मारकर उनको यहीं दफन कर दिया और समाधि बना दी। दूसरे मुल्कों के बड़े लोग आते हैं तो उस पर फूल चढ़ाते हैं। अगर गांधी जी न मरते या न मारे जाते तो पूरे हिंदुस्तान में अकीदतमंदों के लिए फूल चढ़ाने की कोई जगह नहीं थी। यही मसला हमारे यानी पाकिस्तान वालों के लिए भी था। हमें कायदे आज़म का ममनून होना चाहिए कि खुद ही मर गए
और सिफारती नुमाइंदों के फूल चढ़ाने के लिए एक जगह पैदा कर दी, वरना शायद हमें भी उनको मारना ही पड़ता। तो ये 71 की किताब है कि में लिखी गई किताब। जिन चीज़ों का जिक्र अभी किया गया, मैं बहुत इख्तिसार से जामिया तहरीक का जिक्र किया, फातमी साहब ने, दानिश साहब ने। हयातुल्लाह अंसारी उन लोगों में से हैं जो जामिया तहरीक से बहुत शुरू से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एपिक प्रोपोर्शन का नॉवल लिखा, लहू के फूल। वो 5 वॉल्यूम में है और वो पूरी आज़ादी की तहरीक की हिस्ट्री है। और वो बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं गांधी जी से और गांधी जी के फ़लसफ़े से, उनकी लीडरशिप से। उसके बाद हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, तक़सीम हिंद हुआ, उसके बाद जो फसादात हुए जिसमें गांधी जी का कत्ल किया गया, ये सब उसके अंदर डॉक्यूमेंट किया गया है। और ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े नॉवेल्स में से एक में इसका शुमार होता है। जी, लहू के फूल। फिर प्रेमचंद का नॉवल जिसका जिक्र फातमी साहब ने किया, वो नॉन कोऑपरेशन पे है, मैदान अमल। कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल आग का दरिया, उसमें बड़ी तफसील से गांधी जी का फ़लसफ़ा, फ्रीडम स्ट्रगल और 2 नेशन थ्योरी का को अटैक किया गया कि मज़हब के नाम के ऊपर मुल्क नहीं बन सकते। कमाल की बात यह है कि एक साहब हैं, पाकिस्तान में थे, एहसान फारूकी, ओरिजिनली लखनऊ के थे। उन्होंने एक किताब लिखी 2 नेशन थ्योरी को डिफेंड करने के लिए, नॉवल लिखा उन्होंने। उस नॉवल में सब कुछ लिखा उन्होंने, बड़ी कोशिशें की, लेकिन गांधी जी के खिलाफ कुछ भी वो ऐसा नहीं इकट्ठा कर पाए जिससे वो गांधी जी को क्रिटिसाइज कर सकते। तो वो लोग भी जो 2 नेशन थ्योरी के समर्थक हैं, उसके सपोर्टर्स थे, उनके पास भी कुछ मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो गांधी जी का जो स्वीप है, जो उनकी पकड़ है, जो उनकी पहचान है और उनके लिए जो हिंदुस्तान के अवाम में अकीदत है, वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर है कि उसको, और वो हम बार बार देखते हैं। खदीजा मस्तूर का नॉवल है आंगन, जो वो पूरा का पूरा गांधी जी का जो की ज़िंदगी, उनका फ़लसफ़ा और वो तहरीक आज़ादी। तो ऐसे बहुत सारे आपको फिक्शन के पीसेस मिलेंगे। और पोइट्री, जैसा अभी जिक्र किया फातमी साहब ने, वो तो इतनी है कि जिसकी वक्त हमारे पास नहीं है। तो मैं सिर्फ मजाज की एक नज़म है जी, जो उसके मैं कुछ शेर आपके सामने पेश करूंगा जी, इरशाद। उस नज़म का गज़ल का नाम था सानेहा। सानेहा इज एक्सीडेंट, ट्रेजिडी। दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया, वो खिज़रे असरो ईसे दौरां चला गया। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। बीमार जिंदगी की करे कौन दिलदही, नब्बाज व चारा साज़े मरीज़ा चला गया। लंबी नज़्म गज़ल है। इसके आखिर के जो नज़्म है, इसके आखिर के मैं 5-6 शेर सुनाता हूँ, क्योंकि वो आज के हालात में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनको याद करना ज़रूरी है। अब संग व खिश्त व खाक व खज़फ सर बुलंद हैं। वाह वाह वाह। पत्थर, कांटे, मट्टी, ठीकरे वो आसमान पे चढ़ गए हैं। ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। क्या बात है। जो ग्लिटरिंग रूबी थी मुल्क के ताज में, वो चली गई है। चला गया। और अब ये ठीकरे और जो बच गया है वो मौजूद है, वो ये हैं जी। अब अहरमन के हाथ में है तेगे खून चका, शैतान के हाथ में खून में डूबी हुई तलवार है। खुश है कि दस्तो बाजुए यज़दां चला गया। शैतान खुश है कि खुदा के दस्तो बाजू कट गए। इससे बड़ा ट्रिब्यूट गांधी जी के लिए क्या हो सकता है, आप सोचिए। देवे बदी से मार कए सख्त ही सही। जो बदी का जो देवता, जो देव है जी, उसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो सख्त लड़ाई जरूर है। ये तो नहीं कि जोरे जवाना चला गया,
क्या अहले दिल में जज्बे गैरत नहीं रहा? क्या अज़्म सर फरोशी मर्दां चला गया? क्या बागियों की आतिशे दिल सर्द हो गई? क्या सरकशों का जज्बे पिन्हा चला गया? क्या वो जुनून जज्बे बेदार मर गया? क्या वो शबाब हश्र बदामा चला गया? खुश है बदी जो दाम ये नेकी पे डाल के, खुश है बदी, खुश है बदी जो दाम ये नेकी पे डाल के रख देंगे हम बदी का कलेजा निकाल के। रख देंगे हम बदी मैं का दानिश कलेजा साहब निकाल के। जी, इतनी ही खूबसूरत एक जी, नज़्म जरूर जरूर जोश जरूर, मलिहाबादी जी, ने जी, 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 जी। गांधी की शहादत पर कही। हालांकि जोश गांधी के इतने फॉलोअर नहीं थे जितने नेहरू के थे। जी, उनसे जी, दोस्ती भी थी नेहरू से पर्सनल, लेकिन गांधी को वैसे मानते दोस्तों को फॉलोअर्स नहीं कहना चाहिए। तो मगर गांधी की शहादत पर पहले एक नस्र में जुमला सुनिए और फिर चंद शेर सुनिए। एक जगह उन्होंने लिखा कि एक साहब कायदे आजम हो गए और एक साहब वजीर आजम और गांधी शहीद आजम। वाह 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 वाह। अब जोश का ये मिसरे सुनिए, दिल से निकली हुई नज्म। अस्सलाम ए हिंद के शाहे शहीदा अस्सलाम। क्या बात, क्या बात। दानिश साहब सुनिए वरना हाँ मजा नहीं आएगा। अस्सलाम ए हिंद के शाहे शहीदा अस्सलाम, तू रहीने मरहमत आई नए ईसार था, सेहते अफकार इंसान के लिए बीमार था, बरहमन का चारा फरमा शेख का गमखार था। वाह वाह वाह। बरहमन का चारा फरमा शेख का गमखार था, तू रवादारी का देवता अमन का अवतार था। वाह वाह। अस्सलाम ए काबो काशी के दरबा अस्सलाम, अस्सलाम ए हिंद के शाहे शहीदा अस्सलाम। और ये आखिरी बंद देखिए, इसमें शायरी भी बहुत उम्दा है जी। अनी साहब देखिएगा, तू ही एक दानाए कामिल बज़ में नादानी में था। क्या मिसरा है देखिए, जी मुकर्रर मैंने कहा शायरी देखिए। जी जी जी। तू ही एक दानाए कामिल बज़ में नादानी में था। बज़ में नादानी का जवाब, बज़ में नादानी के क्या खूबसूरत इस्तिलाह लाए हैं। क्या बात है। तू ही एक दानाए कामिल बज़ में नादानी में था, रोशनी का तू मीनारा बहर तूफानी में था। रोशनी का तू मीनारा बहर तूफानी में था, तेरे दम से जमजमा गंगा की जौलानी में था। वाह। तेरे दम से जमजमा गंगा की जौलानी में था, नगमा तुझसे कौसरो तस्नीम के पानी में था। ऐ गुरूरे हिंद वो फखरे मुसलमान अस्सलाम हिंद के शाहे शहीद। देखिए क्या क्या नज़में कही गई हैं गांधी पर और दिल से कही गई हैं। और ये खूबसूरत नज़में उसी वक्त, देखिए रस्मी नज़्म पता चल जाती है साफ। जी जी, ये दिल से निकली हुई नज़्में। जो दिल से निकली हुई नज़्म होता है उसकी जो कैफियत होती है, उसकी जो शेरियत और जज्बातियत होती है, वो एक अलग ही होती है। अभी इन्होंने मजाज के पढ़ा, मेरे पास जोश है और मेरा पूरा लंबा आर्टिकल है, मैंने इधर कई आर्टिकल्स लिखे हैं गांधी पर। तो उर्दू साहित्य में महात्मा गांधी जी, वामिक की बड़ी खूबसूरत नज़्म है, फानी सागर निज़ामी की बड़ी खूबसूरत, सागर निज़ामी की जी, तरक्की पसंद दूसरे शोरा की। मैंने अर्ज किया कि अगर इन सब को टुकड़ों टुकड़ों में तो कई वैल्यूम, बल्कि मैंने साहित्य अकेडमी को खत भी लिखा है कि इस मौके पर एक खूबसूरत इंतखाब उर्दू साहित्य में महात्मा गांधी। मेरा सिर्फ मकसद ये कहने का था औसत कि ये जो हमारे शायर हैं सब हमारे बड़े महबूब शायर हैं, लेकिन नई नस्ल अपनी विरासत से कहीं के अंधेरे में चली जा रही, महरूम होती जा रही है। हम कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो कि जैसे लाला लाजपत को और गोखले को भूल चले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 25-50 साल के बाद गांधी और नेहरू को भी भूलते चले जाएं। इसलिए इनको मौका सरकारी सतह पर ना, वो तो सरकारी सतह पर तो रस्मी सा होता है बिल्कुल, लेकिन ऐसी गोष्ठियों में, सेमिनारों में, कॉन्फ्रेंसों में, स्कूलों में, मदरसों में हम ऐसे अपने शुहदाए वतन को, अपने जानिसाराने वतन को, अपने रफ़ीक़ाने वतन को याद करें और कुछ नहीं कर सकते तो आंसुओं का, रोशनाई का नजराना तो पेश कर सकते हैं। जी, मैं आपकी इजाज़त से तुषार साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि गांधी जी के
आगमन से पहले, गांधी जी की आमद से पहले एक अफरा तफरी का माहौल था। एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी जो चीज़ों को नज़्म और ज़ब्त में ला सके। आज भी हम अगर अपने समाज की तरफ देखते हैं तो काफ़ी उथल पुथल का माहौल नज़र आता है, लेकिन गांधी जैसा कोई रहनुमा हमको नज़र नहीं आता। और उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो हिदायत हैं, बस वही हमारे साथ हैं, वही हमारी मशाल राह हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा एक बहुत ही निजी नौयत का सवाल कि गांधी जी, बापू के बहुत सी तालीमात हैं, बहुत से प्याम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा उनकी किस तालीम की, किस हिदायत की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अगर आज के बारे में हम देखें तो आत्मविश्वास की ज़रूरत, जो बापू ने हमें दिलाया था तब, क्योंकि बापू के आने से पहले हिंदुस्तान के जहन में ये था कि अंग्रेज़ों को हम कभी हरा नहीं सकते। पर बापू ने जो बदलाव लाया उस वक्त, वो ये एहसास सामान्य से सामान्य जो नागरिक थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनको ये एहसास दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि अगर चाहो तो अंग्रेज़ों को तुम अकेले भी हरा सकते हो। आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ वैसा ही उदासीनता का माहौल दिखता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये लोग इतने हावी हो चुके हैं, ये ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम क्या कर सकते हैं। वो जो उदासीनता थी, उसमें जो बापू ने जो एक एहसास करवाया कि नहीं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरत बहुत है। पर मैं क्योंकि परिवार का हूँ, इसलिए परिवार की एक बात यहाँ करना चाहता हूँ कि बापू किस हद तक उर्दू की अहमियत को मानते थे, इसका ये एक नमूना है। उनके पोते ने, कांति करके, हरिलाल गांधी जो सबसे बड़े बेटे थे, उनका बेटा कांति, उन्होंने बापू को चिट्ठी लिख के कहा कि मेरी पत्नी सरस्वती कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहती है, आके आपके साथ रहना चाहती है, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे भेज दूं। तो बापू लिखते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा है कि तुम उसे मेरे पास भेज दो, शायद मेरे पास से वो कुछ सीख लेगी, कुछ उसे फ़ायदा हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए ज़रूर उसको मेरे पास भेज दो। और चिट्ठी के आखिर में वो लिखती है कि मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मेरे पास सीखने के लायक बहुत कुछ है सरस्वती के लिए, पर ये सरस्वती जो थी वो मलयाली थी, केरला की थी। तो आखिर में बापू उस चिट्ठी में कांति को लिखते हैं कि और कुछ ना सही, इतना तो मुझे विश्वास है, इतना तो मुझे भरोसा है कि मेरे पास रहने पर सरस्वती उर्दू जरूर सीख लेगी। तो ये जो क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आप देखिए ये बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ये खत्म हो उसके पहले मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ कि बहुत कम जो भाषाएं होती है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, और खून का इल्ज़ाम बहुत कम भाषाओं पे लग सकता है, क्योंकि कोई भाषा तो खून नहीं करवाती। लेकिन गांधी के खून का इल्ज़ाम उर्दू की पर्शियन स्क्रिप्ट पे लगा है कि उर्दू की पर्शियन स्क्रिप्ट के कारण बापू की हत्या हो पाई। ये इसलिए हुआ कि जब बापू की हत्या के बाद 60 के दौरान कपूर कमीशन बिठाया गया था कि ये जांच करे कि क्यों ये हत्या हो पाई और क्या कोई बड़ी साजिश थी उसमें। तो उसमें ये निकला कि पुलिस की लापरवाही के कारण बापू की हत्या हो पाई थी, और कपूर कमीशन ने ये सवाल किया कि 20 तारीख का जो फेल्ड अटेम्प्ट था, जहां मदन लाल पाहवा ने बम फोड़ा था, और ये उसके बयान में से ये साबित हुआ था कि उसके साथ एक गिरोह था जिसमें गोडसे भी था और सब थे, तो वो सब जानकारी होने के बावजूद ये ऐसे कैसे हो सका कि वही लोग 10 दिन के अंदर अंदर वापस दिल्ली में बापू की प्रार्थना सभा में जाके बापू का कत्ल कर सके। और बम्बई पुलिस को उसकी जानकारी थी। तो जब कपूर कमीशन ने बम्बई पुलिस जो थे नागरवाला करके जो हेड थे इन्वेस्टिगेशन के, उनको पूछा कि ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हें जानकारी होने के बावजूद तुम कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने मदन लाल पाहवा का जो बयान था
जो कन्फेशन था उसकी नकल बम्बई पुलिस को भेज दी उनकी जानकारी के लिए, लेकिन दिल्ली में तब जो प्रैक्टिस थी उसके मुताबिक वो बयान उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा गया था और बम्बई की पुलिस को उर्दू स्क्रिप्ट आती नहीं थी, इसलिए वो उसके ऊपर कोई कदम उठा नहीं सके और इसलिए बम्बई पुलिस का वो दोष नहीं था, वो दोष उर्दू जुबान का था। यानी उर्दू के ऊपर कत्ल का भी इल्जाम लगा हुआ है। यानी आप ये समझ लें कि अगर बम्बई पुलिस को उर्दू आती होती तो गांधी जी का कत्ल नहीं होता। और बापू ने अपनी पूरी जिंदगी ये कहते गुजार दिया कि हर हिंदुस्तानियों को दोनों स्क्रिप्ट्स की जानकारी बहुत अहम होती है। शायद उनको ये पता था कि बम्बई पुलिस को उर्दू नहीं आने के कारण मेरा कत्ल हो जाएगा। एक छोटा सा वाकया और याद आ गया मुझे। जी 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 कि महात्मा गांधी जब पहली मर्तबा मुकदमा लड़ने अदालत में गए अफ्रीका में, तो और लिबास तो वो सब अंग्रेजी नुमा था, जैसे होता है कोट पैंट, लेकिन गुजराती पगड़ी पहन के गए। तो जज ने उनके पगड़ी पे एतराज़ किया और कहा कि ये आप ऐसे नहीं, प्रॉपर ड्रेस में आइए। तो उन्होंने बगैर चूं चरा किए हुए और पगड़ी उतार दी और बहस की। जब बाहर आए तो वहाँ जो हिंदुस्तानी थे जिनका मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बापू आपने ये क्या किया, आपने 1 मिनट में अंग्रेज़ की बात मान ली। तो उन्होंने कहा कि देखो मियाँ, जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा मिशन हो तो छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वाह वाह, छोटे छोटे चीज़ों को, आज हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान छोटे छोटे इश्यूज में उलझा हुआ है और बड़ा मिशन उसके सामने गायब हो चुका है। बिल्कुल एंटी गांधी जा रहा है। जैसे गांधी ने कहा बड़ा मिशन, बड़ा काम हमारा ये कि हम अफ्रीका में जो रेल का हादसा हुआ वो चाहते तो पर्सनल इशू बना देते, मेरे साथ मेरी बेइज्जती हुई, जैसे हम लोग अक्सर बना देते हैं, मेरी जिल्लत हुई। उन्होंने अपनी जाती जिल्लत को कौमी जिल्लत में तब्दील कर दिया। ये एक बड़ी सोच की दलील बड़ी होती है बात है जी। कि पगड़ी इशू नहीं है। जैसे मुसलमान कभी दाढ़ी टोपी को इशू बना लेता है, कभी कोई जनेब को इशू बना लेता है, कभी कोई इशू बना लेता है। जब मुल्क अगर बड़ा इशू लेके चल रहा है, विकास का, तरक्की का, एकता का, इत्तेहाद का, तो फिर ये जो इश्यूज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े पेटी इश्यूज हैं, लेकिन हमको इसी तरह के पेटी इश्यूज में उलझा दिया गया है ताकि हम इन्हीं इश्यूज में उलझे रहें, उनका इक़्तिदार चलता रहे, उनकी सरकार चलती रहे। इसको समझना होगा आज के नौजवान को, आज के हिंदुस्तान को, गांधी की परिप्रेक्ष्य में। शुक्रिया। जी सोहेल हाशमी साहब जी। मैं सिर्फ ये बस याद दिलाना चाहता था कि जिस वक्त हम यहाँ बैठे हुए गांधी जी के हवाले से उर्दू और इन तमाम सवालों के ऊपर, और जब तक अवामी तौर पर मुल्कगीर सिता के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे होकर, जैसे हम उर्दू के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे ही इन तमाम सवालों पर भी इकट्ठे नहीं होते, जब तक ये जो अंधेरे के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं, इनको हटाना, इनको बखेरना आसान नहीं होगा। और गांधी के मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी है, गांधी के आदर्श को बचाना बहुत ज़रूरी है। चलते चलते आखिरी बात मैं तुषार गांधी साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी जिन चीज़ों का हवाला सोहेल हाशमी साहब ने दिया, गांधी जी अगर अभी मौजूद होते तो उनका इस पे क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होता, वो कहाँ होते? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है कि अगर बापू आज होते तो वो कहाँ होते, तो मेरा ये मानना है कि अगर बापू आज होते तो हालात ही ऐसे ना होते, क्योंकि बापू कभी, क्या बात है, बापू कभी हालातों से उलझे नहीं थे। वो उनके सिम्टम्स को ही पहचान लेते थे और तब से उसके ऊपर कार्यरत हो जाते थे, वो काम करना शुरू हो जाते थे कि ताकि वो सिम्टम्स जाके टर्मिनल ना हो जाए। हम लोग बात करते हैं तो जब वो जो इलनेस है वो टर्मिनल हो गया है, तब हम जागे काम करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि बापू ने इस हालातों को इस हद तक बिगड़ने ही ना दिया होता, वो बहुत पहले इसके खिलाफ काम करने लगते, क्योंकि जंतर मंतर पे जाना बापू अपनी हार मानते थे।
कि मैंने कभी इन सिम्टम्स को पहचाना नहीं और उसको इस हद तक बढ़ने दिया कि आज मुझे अब कोई और चारा नहीं है। ये जब से हुआ है तब से सब लोग कहते हैं कि गांधी अनशन पे बैठ गए होते। मैं नहीं मानता हूं कि गांधी अनशन पे बैठे होते। गांधी ने वो ये हालात ही नहीं पैदा हालात होने पैदा देते। ही नहीं होने दिए वाह, होते वाह, वाह। कि वो बापू का इलाज होता। तो इस बेहतरीन गुफ्तगू, इन बेहतरीन मालूमात के लिए, इन बेहतरीन नज़्मों और अशार के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें जो वक्त दिया गया था हमने उससे ज़्यादा चुरा लिया इधर उधर से, तो इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी हाजरीन का भी शुक्रिया और शुरका का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश करम, मेहरबानी।